नमस्कार सभी को। कक्षा 9वीं आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण में समास, है ना। अभी तक हमने व्याकरण में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है, वाक्य पढ़ा है ना। अभी हमारा दूसरा पार्ट है व्याकरण में समास, है ना। हमारे व्याकरण में सिलेबस कम है ना। उपसर्ग प्रत्यय है, समास, वाक्य और अलंकार है, और निबंध लेखन, पत्र लेखन और संवाद लेखन। इस तरह से 7 चैप्टर हैं, 7 में से हम दूसरा पढ़ रहे हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा। समास की परिभाषा में है, जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक शब्दों को हटाकर नया शब्द बनाया जाता है, उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर दो शब्द नए हैं, है ना। नए नहीं है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो दो शब्द परिभाषा में है वो देखते हैं। एक तो है विभक्ति, दूसरा है योजक, है ना। अब क्या हो रहा है कि जब दो या दो से अधिक पद हो तो उन पदों के बीच में योजक शब्द जुड़े हुए होते हैं या कहीं ना कहीं विभक्ति जुड़ी हुई होती है ना। विभक्ति जैसे हमने कारक पढ़ा था ना, कर्ता कर्ता कारक है, कर्म कारक है, तत्पुरुष है ना। इस तरह से जो कारक है पूरे 8, उन कारकों की अलग अलग विभक्ति होती है, तो वो विभक्तियां जुड़ी हुई होती है। यदि उन विभक्तियों को हम हटा दें, उन योजक शब्दों को हम हटा दें और उन जो दो पद नए हैं, है ना, जो जो पद अलग अलग है उनको आपस में जोड़ दें और जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसको ही हम समास कहते हैं, है ना। तो परिभाषा में देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक शब्दों को हटाकर नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को, उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। योजक शब्द हमने पहले भी पढ़े थे, जब हम वाक्य पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था योजक के बारे में, है ना। जैसे और है, एवं है, किंतु है, मगर है ना, पर है ना, लेकिन है। तो ये जो है वो योजक शब्द हैं जो दो शब्दों को या दो पदों को आपस में जोड़ने का काम करते हो, है ना। और विभक्ति जो होती है, विभक्ति भी के है, मैं है, लेकिन है, इस तरह की विभक्तियां होती है अलग अलग। तो उनको जब आप उनका लोप हो जाए, लोप होने का मतलब उनको हटा देना, है ना, या विलुप्त हो जाना या गायब हो जाना, है ना। तो उनको जब शब्दों से या वाक्यांश से जब उनको गायब कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो उन हटने की स्थिति में जो पहला वाला पद है और दूसरा वाला पद है, उन दोनों के आपस से मिलने से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से वो समझते हैं, है ना। तीन लोचनों वाला, है ना। अब यहाँ पर क्या है, तीन लोचन वाला, है ना। नया शब्द क्या आया, त्रिलोचन, है ना। अब यहाँ से हमने हटाया क्या है कि ये लोचन है ना। लोचन में हमने देखा कि यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है। अब इस ओ की मात्रा को हम हटा देंगे तो नया शब्द क्या है, लोचन। मतलब लोचन जो है वो मूल शब्द है ना। इसके आगे क्या है, तीन लिखा हुआ है ना। तीन जो है वो संख्या है ना। और वाला जो लगा हुआ है वो इसमें इसका योजक शब्द भी है और विभक्ति भी है ना। अब मान लो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं इस शब्द को, तो क्या नया शब्द बन रहा है, त्रिलोचन। अब इसका मतलब क्या है, तीन आंखों वाला या तीन नयन वाला या तीन लोचन वाला, है ना। क्या हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा। चार है आनंद जिनके, है ना। नया उदाहरण देते हैं, चार है आनंद जिनके, जिसको क्या बोलते हैं, चतुरानन, है ना। जिसके चार आनंद हो, जिसके चार चेहरे हो या जिसके चार सिर हो, है ना। या तो गणपति जी के होते हैं या ब्रह्मा जी के होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चतुरानन। जिसके चार सिर हो उसको चतुरानन बोलते हैं, है ना। चार संख्या है और आनंद का मतलब होता है चेहरा। जिसके चार सिर हो उसको क्या बोलेंगे, चतुरानन, है ना। तो यहाँ पर जिनके को हटा दिया हमने, हे को हटा दिया, मतलब इनका विलोप कर दिया, इनका विलोपित रूप कर दिया, और नया शब्द हमने क्या बना लिया, चतुरानन। तो समास में इसी तरह से होता है कि आप दूसरे जो शब्द जिनका उपयोग नहीं है या जो विभक्ति है, जो योजक शब्द है, उनको हटा करके जो मुख्य पद है जिनका अर्थ निकल रहा हो, उनको जोड़ करके एक नया शब्द बना लिया जाता है ना, जिनका कोई हमें अर्थ मिल रहा हो, है ना। तो यहाँ पर इन पदों में समास होता है। और साथ ही समास और संधि में थोड़ा सा ही अंतर होता है ना। संधि भी हमने पढ़ा है, संधि हमने 8वीं क्लास में पढ़ा है,
है ना। तो संधि और समास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है ना। अब वो अंतर ये समझने वाला है कि समास में दो पद होते हैं और संधि में दो वर्ण होते हैं या दो ध्वनि होती है ना। थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें सिर्फ दो ध्वनियाँ होती हैं और इसमें पद होते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है कि ध्वनियाँ विलुप्त होती है या ध्वनि जुड़ती है। संधि में ध्वनियाँ लुप्त भी होती है, ध्वनियाँ गायब भी होती है और ध्वनियाँ जुड़ती भी है। लेकिन समास में क्या होता है, पद गायब होते हैं या योजक शब्द गायब होते हैं या योजक शब्द विलुप्त होते हैं और नए पद जुड़ते हैं। ये अंतर होता है इसमें, और कोई बहुत बड़ा इसमें अंतर नहीं होता है ना। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि मान लो हमने समास बना रहे हैं, समास बनाते समय हमने योजक चिन्ह हटा दिए। अब योजक चिन्ह हटाते समय भी यदि आपस में ध्वनियाँ जुड़ रही हो तो वहाँ पर संधि मानी जाती है ना, वहाँ पर संधि आ जाती है। चलिए समास के भेद पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, है ना। क्योंकि समास के अभी तक 6 भेद माने गए हैं, समास के 6 प्रकार माने गए हैं। वो प्रकार क्या होते हैं पढ़ते हैं। चलिए समास के 6 भाग होते हैं या 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवा है अव्ययीभाव समास, है ना। अब ये 6 अलग अलग प्रकार हैं, है ना। अब इनमें हमें ये देखना है कि किस तरह से पद जुड़ते हैं, है ना। क्योंकि पद के जुड़ने की अलग अलग स्थितियां होती, शब्दों को जोड़ने की अलग अलग स्थितियां होती है। उन स्थितियों को ही हमने अलग अलग भागों में बांटा है और उन्हीं 6 स्थितियों को हमने नाम दिए हैं, है ना। कि किस तरह से हम शब्दों को जोड़ सकते हैं या किन किन स्थितियों में हम शब्दों को जोड़ सकते हैं या पदों को जोड़ सकते हैं। उन्हीं पदों को हमने अलग अलग नाम दिया है, उन्हीं स्थितियों को हमने अलग अलग नाम दिया है। पहली स्थिति हमारी तत्पुरुष समास की कि उसमें हमने जितने भी हमारे कारक हैं उन कारकों के आधार पर हम शब्दों को पदों को जोड़ते हैं। दूसरा कर्मधारय समास है ना, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। तीसरा है द्विगु समास, जहाँ पर संख्या की प्रधानता, बहुब्रीहि में संख्या के तीसरे नाम का नाम होता है ना। द्वंद्व समास है जहाँ पर दोनों ही पद, दोनों ही पहला और दूसरा पद दोनों ही समान रूप से होते हैं। अव्ययीभाव मतलब जहाँ पर पहला वाला प्रधान होता है ना। तो इस तरह से ये 6 पद हैं जिनको आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इनके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास से थोड़ा सा और आगे चलें तो तत्पुरुष समास भी हमारे पास 6 हैं, है ना। तत्पुरुष समास भी हमारे पास 6 आ गए हैं, है ना। कि उसमें है पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष, है ना, संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा है अपादान तत्पुरुष, चौथा है संबंध तत्पुरुष, पांचवा है करण तत्पुरुष, छठवा है अधिकरण तत्पुरुष, है ना। ये हमारे 6 भाग इसके भी हैं। तत्पुरुष समास के हमारे पास 6 रूप हैं, है ना। अब इनके बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है, फिर उसके भाग पढ़ेंगे, है ना। आज हम सिर्फ तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं, फिर कल देखेंगे कि तत्पुरुष समास के भाग जितने भी वो किस तरह से आपस में जुड़ते हैं और किस तरह से उनकी विभक्तियों का लोप होता है, किस तरह से उसमें कारकों का लोप होता है, किस तरह से उसमें योजक चिन्हों का लोप होता है ना। जब हम कर्म तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो उस समय इन्हीं के साथ में एक पाठ हमारा कारक का भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि कारक एक अलग से चैप्टर होता है व्याकरण में, लेकिन हम उसको भी इसी के साथ पढ़ लेंगे, है ना। ये जो हमारे लिखे हुए हैं कर्म से लेकर के अधिकरण तक, ये ही कारक कहलाते हैं, है ना। कारक के भी अलग भाग हैं, 8 भाग है, उसमें से ये 6 भाग हमारे पास लिखे हुए हैं, है ना। कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है। इनको कारक में जब पढ़ते हैं तो इनको अलग से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम समास पढ़ते हैं तो ये समास के रूप में जुड़ जाते हैं, ये समास का ही हिस्सा है ना। तो हम अगले वीडियो में इनके बारे में उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको समास की परिभाषा पढ़ना है, समझना है और इनको आपको कॉपी में लिखना है ना। जिस तरह से ये लिखा है कि पहले इनके भाग लिख लेना,
है ना। उसके बाद जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लिखते जाएंगे।